Hey guys, welcome back to Quanta. Guys, myself Viru sir, founder and director Quanta Institute Jaipur, and this is lecture number 1 on scattering theory in quantum mechanics. और शुरुआत करने से पहले, टॉपिक पे मूव करने से पहले थोड़ा बता दूं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है CSIR नेट में, वो 95% केसेज में जस्ट एक ट्रिक है, उसके थ्रू हो जाता है. बट तो फिर हमें डायरेक्ट ट्रिक ही पढ़ लेना चाहिए? नहीं, हम टॉपिक का एक पूरा नॉलेज रखेंगे, क्योंकि जस्ट नेट ही नहीं, गेट भी होता है, जस्ट भी होता है, और नेट में भी कई बार उल्टा सीधा क्वेश्चन आ जाए तो हम किस वे में ट्रीट करें, मतलब थोड़ा बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए. ठीक है ना? तो अभी कुछ लेक्चर्स में बैकग्राउंड तैयार करेंगे और फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे. तो क्वेश्चंस यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं है. 95% केसेज में आप आराम से जस्ट बाय ए ट्रिक उन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो. ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिस्ट कर देता हूँ कि क्या क्या टॉपिक यहाँ पर कवर होंगे, और ये इस वजह से है ताकि आपका फ्लो एक, मतलब जो पढ़ने का फ्लो है, एक बिल्कुल टूटे नहीं, एक रफ्तार से जाए और हर चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आए. ठीक है? तो एक चीज़ और है कि हम कोई भी टॉपिक की बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर MSc के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ. MSc में आपके साथ ये टॉपिक होता है, तो वो वहाँ पर बहुत लेंदी प्रोग्राम होता है. मैं उस वे में नहीं जा रहा हूँ. कंप्लीटली जो एक कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव है, उससे स्कैटरिंग थ्योरी को देखेंगे यहाँ पे. क्लियर है? और 100% आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे और क्वेश्चन आपको करना भी आ जाएगा, काफ़ी प्रैक्टिस भी करेंगे. ठीक है? चलो मूव करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है कि क्या क्या टॉपिक कवर होंगे. देखो, अभी तक हमने ऐसा कहीं पे भी नहीं किया, बट यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि वो फ्लो तभी मेंटेन होगा आपका. ठीक है? तो सबसे पहले लिखो, टॉपिक्स लिख लो क्या क्या कवर होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इंट्रोडक्शन, कि व्हाट इज स्कैटरिंग, इंट्रोडक्शन. ठीक है? एंड आफ्टर दैट स्टडी ऑफ स्कैटरिंग थ्योरी, स्टडी ऑफ स्कैटरिंग. इसका मतलब है कि स्कैटरिंग थ्योरी को एक बार क्लासिकल भी ट्रीट कर सकते हैं, कोई भी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसको क्लासिकली भी मतलब स्टडी कर सकते हैं, और क्वांटम मैकेनिकली भी स्टडी कर सकते हैं. तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी समझेंगे थोड़ा सा. तो क्वांटम दो टाइप से स्टडी करते हैं. क्वांटम डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कैटरिंग, स्कैटरिंग, एंड क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी, क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी. ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कि कोई भी एक एक्सपेरिमेंट हो, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो, तो उससे क्या कुछ बेसिक्स है, मतलब थोड़ा उसको अच्छे से जानेंगे यहाँ पे. तो बेसिक्स ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ऑफ scattering experiment and differential cross section, and differential cross section. ठीक है? और फिर नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ लिखता हूँ, उसके बाद आएंगे हम क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी पर. क्लासिकल नहीं, नेक्स्ट टॉपिक होगा कि क्लासिकल और क्वांटम स्कैटरिंग जो ट्रीटमेंट जो होगा, उन दोनों में जो एक चीज़ कॉमन रहती है, वो वाला टॉपिक. ठीक है? तो ये आएगा कनेक्टिंग एंगल्स बिटवीन लैब फ्रेम एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम, CM फ्रेम. ये क्यों जरूरत पड़ी, थोड़ा अभी डिस्कशन होगा तो एक फ्लो में जाएगा, आपको समझ आएगा. ठीक है ना? अभी एक बार जस्ट लिख लो आप. एंड नेक्स्ट है कनेक्शन, या कनेक्शन, हाँ, कनेक्शन बिटवीन लैब फ्रेम between differential cross sections in lab frame and between differential cross sections
इन लैब फ्रेम एंड सीएम फ्रेम, ठीक है, एंड सीएम फ्रेम। और नेक्स्ट होगा फिर क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी, क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले एक जनरल जो डिस्कशन होता है, जनरल डिस्कशन कि क्लासिकली कैसे चीज़ों को करते हैं, वहाँ पे कैसे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, जनरल डिस्कशन होगा। उसके बाद में एक एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल ऑफ हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग, हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग। और एक बहुत ही खास चीज़ यहाँ पर करेंगे कि जब क्वांटम मैकेनिकली हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग को ट्रीट करते हैं तो टोटल क्रॉस सेक्शन कितना आता है। हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग इन क्वांटम मैकेनिकल, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स, या फिर बोले कि क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग, क्वांटम ट्रीटमेंट, क्वांटम ट्रीटमेंट। जस्ट यहाँ पर रिजल्ट लिखेंगे क्योंकि रिजल्ट आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी हो गया। उसके बाद आएंगे क्वांटम स्कैटरिंग थ्योरी पर, क्वांटम डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कैटरिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग, इलास्टिक स्कैटरिंग बिटवीन टू spinless and non-relativistic particles, stick particles। तो यहाँ पर जो क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन होगा वो कुछ स्पेसिफिक होगा। क्या है, इलास्टिक स्कैटरिंग कंसिडर करेंगे, स्पिनलेस पार्टिकल होंगे एंड नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होंगे, ठीक है। उसके बाद में एक बार जस्ट लिख लो, फिर मजा आएगा, क्योंकि आसान टॉपिक नहीं है। इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा पैसेंस और थोड़ी चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट के बाद में इसमें भी एक बार मैं थोड़ा सब पॉइंट लिख देता हूँ कि कैसे होगा। जनरल डिस्कशन होगा, सिस्टम के बारे में थोड़ा अजम्पशंस वगैरह क्या है वो डिस्कस होंगे पहले, एंड अजम्पशंस जो भी यहाँ पर कंसिडर किए हैं। और उसके बाद में वेव फंक्शन लिखा जाएगा, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, वेव फंक्शन इन असिम्प्टोटिक लिमिट, असिम्प्टोटिक लिमिट। और इन केस ऑफ, और यहाँ पर दो चीज़ें और भी डिस्कस होंगी, आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग क्या होती है, और एनाइसोट्रोपिक स्कैटरिंग क्या होती है। और उसके बाद में होगा सॉल्यूशन टू श्रोडिंजर इक्वेशन, सॉल्यूशन टू श्रोडिंजर इक्वेशन नहीं, एक बार को कनेक्शन या रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। और उसके बाद में होगा वेव फंक्शन obtained by solving श्रोडिंजर इक्वेशन, ठीक है। और फिर होगा
वेव फंक्शन इन असिम्प्टोटिक लिमिट, वेव फंक्शन इन असिम्प्टोटिक लिमिट। ठीक है, इसी वेव फंक्शन का क्या फॉर्मेट हो जाएगा इस लिमिट में। ठीक है, ये लिमिट क्या होती है आपको समझ में आएगा बाद में, हालांकि अभी बता दूं r टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ऐसा क्यों लेते हैं, इस लिमिट में क्यों वेव फंक्शन ऑब्टेन कर रहे हैं वो समझ आएगा। नेक्स्ट है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। और फिर आएगा बोर्न सीरीज एंड वेरियस बोर्न अप्रोक्सीमेशंस, ठीक है। उसके बाद में आएगा फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन। और इसमें भी दो चीज़ें करेंगे, एक तो पहले क्या होता है ये इंट्रोडक्शन पूरा, ठीक है। उसके बाद में स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फॉर ए जनरल पोटेंशियल, जनरल पोटेंशियल। और एक करेंगे स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फॉर सेंट्रल पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल। और ये एक टॉपिक है जहाँ से आपके क्वेश्चन आते होते हैं। यहाँ पर ये दो फॉर्मूले हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता होता है, ठीक है। एक यहाँ पर एक चीज़ और करना था, मोमेंटम ट्रांसफ़र और निकालना है, कहीं पे भी निकाल लेंगे, लास्ट में निकाल लेंगे। मोमेंटम ट्रांसफ़र यहीं पे कहीं पे लिख दो, यहाँ पे निकाल लो मोमेंटम ट्रांसफ़र, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा यह चीज़ होने के बाद में ट्रिक, ठीक है, ट्रिक। और फिर है पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड। और उसके बाद में है ऑप्टिकल थ्योरम, ऑप्टिकल थ्योरम। और यहाँ पर एक टॉपिक को दूसरा नाम भी दे सकते हैं, फॉरवर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है। और उसके बाद में लो एनर्जी, ये इसके अंदर ही चल रहा है, ठीक है। इसमें फिर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तो ऐसे करो, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन टॉपिक लिख लो, इसके अंदर जो होंगे, है ना, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, टोटल क्रॉस सेक्शन, फिर ऑप्टिकल थ्योरम, फिर लो एनर्जी लिमिट और हाई एनर्जी लिमिट, और फिर है लास्ट टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, आइडेंटिकल पार्टिकल्स। यहाँ पर यह है कि अगर स्पिन कंसीडर करें तो स्कैटरिंग में क्या सीन बनेगा, स्पिन कंसिडरेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। जो भी पार्टिकल की स्कैटरिंग हो रही थी, अगर उन दोनों का स्पिन कंसीडर कर लिया जाए तो किस टाइप से चीज़ें होंगी, ठीक है। एक टॉपिक यहाँ पर रह गया, ट्रिक के बाद में कर देते हैं उसको। ये है
वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन, वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन, बोर्न अप्रोक्सीमेशन। तो ये आपका चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद में भी बता देता हूँ, लेक्चर होगा फिर प्रीवियस ईयर पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आप देखना सब लोग इस ट्रिक से हो जाने, सारे क्वेश्चन इस ट्रिक से हो जाने हैं, ठीक है, मैक्सिमम। कई बार आपको ये जनरल वाला भी लगाना पड़ सकता है, ठीक है, तो वो देखेंगे। और फिर सम मोर प्रॉब्लम्स, सम मोर प्रॉब्लम्स। और जब ये स्टफ कर लेंगे तो उसके बाद आपका स्कैटरिंग में 95% केसेस में क्वेश्चन हो जाएगा। 5% अभी भी ऐसे केसेज हैं जो कि पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड पर बेस्ड है, वो क्वेश्चन आपसे रुक सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5% केसेज रेयरेस्ट केस है वो। कई बार बहुत टफेस्ट क्वेश्चन अगर देना होता है तो पार्शियल वेव एनालिसिस पे दे सकता है। वहाँ पर क्या है कि श्रोडिंगर क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है, वो एक लेंदी क्वेश्चन हो जाता है, टफ नहीं है, बट उसका डीलिंग है ना कम्पिटिटिव पर्पज़ के हिसाब से नहीं है, काफ़ी लेंदी है, तो उसको स्किप करना बेटर है। तो अपन उसको यहाँ पर ही स्किप करते हैं, थ्योरी में स्किप कर रहे हैं, ठीक है। चलो मूव करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि व्हाट इज स्कैटरिंग, इंट्रोडक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है इंट्रोडक्शन, स्कैटरिंग। तो सबसे पहले स्कैटरिंग होता क्या है? देखो स्कैटरिंग है कि आप पे एक टारगेट होगा, ठीक है, और उस पर किसी दूसरे पार्टिकल का एक बीम होगी, उस बीम का बोम्बार्डमेंट होगा, ठीक है। इस पार्टिकल पर, इस टारगेट पर एक बीम इंसिडेंट कराई जाएगी, इसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल्स। तो जैसे ये बीम इंसिडेंट कराओगे आप, तो ये इस पार्टिकल की कुछ प्रॉपर्टीज है, यानी कि पोटेंशियल जो भी होगा इस टारगेट का, उसकी वजह से ये बीम कुछ एंगल पर जाएगी। जैसे मैं मान लो कि ये सेंटर हो इसका, ये स्फेरिकल पोटेंशियल हो गई, ये सेंटर हो इसका, और यहाँ से एक बीम इंसिडेंट कराऊँ पार्टिकल्स की यू, तो बीम थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगी इस पोटेंशियल से इंटरेक्ट होने के बाद में, इस टारगेट से इंटरेक्ट होने के बाद में कुछ डिफ्लेक्शन हो जाए वहाँ पे, ठीक है। तो दिस फिनोमेना इज स्कैटरिंग, डिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स, इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल्स, इंसिडेंट बीम, ठीक है। तो अभी ये इस टाइप से जाएंगे ये पार्टिकल, ठीक है, इस टाइप से आए ये बीम और ऐसे चले गए। और ये तो एक कुछ पार्टिकल की कहानी है, बीम में बहुत सारे पार्टिकल है, कोई इधर भी जा सकता है, कोई इधर भी जा सकता है, कुछ अनस्कैटर्ड भी निकल सकते हैं, तो बहुत सारे सिचुएशंस है। ये जस्ट एक ही पार्टिकल के लिए अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको कि कोई पार्टिकल ऐसे चला गया हो, ठीक है। यहाँ पर डिटेक्टर होता है, कैसे बना लो आप, ये डिटेक्टर है, ये क्या करता है कि पार्टिकल जो भी गया स्कैटर होने के बाद उसको ऑब्जर्व करता है कि वहाँ आया है ये, ठीक है, डिटेक्टर है। और ये थोड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है स्कैटरिंग का। अब एक चीज़ और, स्कैटरिंग हमें कहाँ चाहिए, क्या चीज़ है स्कैटरिंग, इससे क्या होता है, फिजिक्स में क्या होता है। देखो दिस इज स्कैटरिंग, जिसकी वजह से आप जो भी मैटर है, मतलब जो भी मैटर है आपके सामने, उसका बहुत डिटेल में जानते हो, वो जस्ट ड्यू टू स्कैटरिंग है। मैं लिख के आता हूँ चीज़ों को, आप ये डायग्राम बनाने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट एक बार बताया है कि व्हाट इज स्कैटरिंग, बना भी सकते हो थोड़ा बहुत। स्कैटरिंग इज डिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल फ्रॉम ए टारगेट, ठीक है, आप लिख भी सकते हो डिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स बाय द टारगेट,
बाय द टारगेट। एक चीज और है, कई बार इसका मतलब प्रोजेक्टाइल का एंड टारगेट का फिजिकल टच हो सकता है, जैसे ये इससे टकरा जाए, ठीक है। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि फिजिकल टच ना हो, ठीक है, जैसे ये जस्ट एक डेविएशन है पाथ में, डिफ्लेक्शन है पाथ में, फिजिकल टच नहीं हुआ, तो दोनों चीज़ अलाउड होता है स्कैटरिंग में, ठीक है। तो ये आप लिख के चले, फिजिकल टच मे बी और मे नॉट बी, और मे नॉट बी। तो जरूर नहीं है फिजिकल टच वहाँ पर हो, बट डिफ्लेक्शन हो जाए समाओ, ठीक है। ये होता है इसके पोटेंशियल की वजह से। आप जैसे समझो, अगर ये अल्फा पार्टिकल हो He2+, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर ये प्रोटॉन हो तो ये जैसे प्रोटॉन कुछ एनर्जी के साथ देते हैं आप यहाँ से, जैसे ये प्रोटॉन बीम या जस्ट एक प्रोटॉन इसको टारगेट को यानी कि हीलियम +2+ यानी कि अल्फा पार्टिकल को अप्रोच करता है, तो दोनों के बीच में यहाँ पर +E चार्ज है, वहाँ +2E चार्ज है, ठीक। दोनों के बीच में एक रिफ्लेक्टिंग पोटेंशियल है जो कूलम्ब पोटेंशियल है, उसकी वजह से ये अल्फा पार्टिकल इसको थोड़ा डेविएट कर देगा, इसका जो भी पाथ था। तो ये है थोड़ा एक स्कीमेटिक ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। अब स्कैटरिंग से होता क्या है, फिजिक्स में क्या होता है स्कैटरिंग से, देखो और एक चीज़ और मेंशन करके चलना है इसी एग्जांपल में, कि जो डिटेक्टर होते हैं ना वो जनरली दूर रखे जाते हैं। जो टारगेट था यहाँ पर और यहाँ डिटेक्टर था, तो काफ़ी दूर रखे जाते हैं। जो टारगेट की जो डायमेंशन है ना, जैसे मैं r' अगर बोलूँ, अगर ये स्फेयर था इसकी रेडियस r' बोलूँ, तो ये जो डिस्टेंस है जहाँ पर डिटेक्टर आपने रख रखा है, अगर वह r बोलूँ तो r बहुत ज़्यादा होता है जनरली। तो आप लिख के चले, कंसेप्ट है जनरली डिटेक्टर्स आर फार अवे फ्रॉम द टारगेट, ठीक है। और ये आपका असिम्प्टोटिक लिमिट होता है। असिम्प्टोटिक लिमिट का मतलब था कि r टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो वो इन कंपेरिजन टू r'। अब देख सकते हो ना कि ये r' है, तो r काफ़ी बड़ा है कि नहीं बड़ा है इस r' से, यही आपकी असिम्प्टोटिक लिमिट होती है। तो आप लिख के चलो जो जो आपको समझ आ रहा है, ठीक है। जब भी मैं कभी बोलूँ असिम्प्टोटिक लिमिट, तो मतलब है r टेंड्स टू इन्फिनिटी। और वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि डिटेक्टर्स जनरली आर फार अवे फ्रॉम द टारगेट। क्यों होते हैं ये भी आप समझ सकते हो। देखो अगर यहाँ पे कर दिया तो कुछ पार्टिकल मिस कर सकता है डिटेक्टर, ठीक है। तो दूर होने चाहिए ताकि वो आराम से बहुत सारे पार्टिकल्स को कवर कर पाए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर अगर कर दिया आपने तो जस्ट यहाँ इस रेंज में जो पार्टिकल आएंगे सिर्फ वही आपके मतलब ये कवर कर पाएगा। और अगर ज़्यादा है ना तो दूर है थोड़ा, तो उसका जो रीजन है ऑब्जर्व करने का पार्टिकल्स को, ऑब्जर्व करने के पार्टिकल्स को, वो थोड़ा वाइड हो जाता है, और इसलिए भी आप मतलब दूर रखते हो उसको, ये भी एक रीजन है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब चलते हैं स्कैटरिंग क्यों करते हैं हम, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स कहाँ चाहिए हमको। देखो तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स कहाँ चाहिए, अब क्वेश्चन भी लिख सकते हो, वाई वी डू स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स, वाई वी नीड स्कैटरिंग, वाई वी नीड स्कैटरिंग इन फिजिक्स। या फिर आप बोल सकते हो स्कैटरिंग का यूज कहाँ होता है, क्या कहाँ पे काम आती है। तो देखो जो आप मैटर का स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो भी जानते हो ना वो स्कैटरिंग की वजह से जानते हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस का पता रदरफोर्ड ने लगाया था, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। वो कैसे लगाया था कि कोई न्यूक्लियस था, ध्यान तो नहीं है, उसमें एक ऐसे थे ना कुछ पतली झिल्ली थी, शायद गोल्डन फॉयल थी या ऐसे कुछ था, और उस पर अल्फा पार्टिकल का बोम्बार्डमेंट किया था। अल्फा पार्टिकल मतलब He2+, और शायद गोल्ड फॉयल था, मुझे इतना याद नहीं है, बचपन की बात है।
और ऐसा था कि कुछ रिफ्लेक्ट हो गए थे, तो वो था रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अगर आपको बिल्कुल अच्छे से रिमाइंड कर पाओ तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस चीज़ को हम आज मतलब जो स्कैटरिंग है उसकी लास्ट में जो क्वेश्चन करेंगे ना, वहाँ पर ऐसा केस भी करेंगे अपन, जहाँ पर रदरफोर्ड स्कैटरिंग के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। वो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, ठीक है ना। तो उसी से तो न्यूक्लियस का पता लगा था। न्यूक्लियस क्या है? मैटर का जो स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है कि एटम के अंदर क्या है। उसके बाद इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियन होते हैं। न्यूक्लियंस का भी आपको पता स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही लगता है, ठीक है। बोम्बार्डमेंट करते हो आप, उसके बाद ही आपको पता लगा था कि यहाँ पे न्यूक्लियन है, ठीक है। और एक न्यूक्लियन के अंदर जैसे इसके और इसके अंदर 3 क्वार्क्स होते हैं, आपको ध्यान हो, या फिर आप न्यूक्लियर फिजिक्स में आप पढ़ोगे कि दोनों 3-3 क्वार्क से बने होते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वार्क स्ट्रक्चर है न्यूक्लियन की, वो भी आपको स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता लगी है। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि इफ देयर वर नो scattering experiments, then we human will be inaccessible to the internal structure of matter। सही है, मैं लिखता हूँ, या फिर we would be inaccessible to microphysical world। ठीक, सही बात है कि नहीं है? हमें ये जो छोटे लेवल पे चीज़ें वो पता ही नहीं लगती। तो these are the scattering experiments by which we know ऑल दिस थिंग्स, कि वहाँ पर इसके अंदर क्वार्क्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस होते हैं, ये सब तभी पता है हमको। तो लिखते हैं, एक लैंग्वेज फॉर्मेट में लिखते हैं। ये आप ड्रॉ कर लेना, क्योंकि ये एक तभी सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आएंगी। तो बाय स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स, या फिर मैं ऐसे थोड़ा ट्रिकी वे में लिखता हूँ, माइक्रोफिजिकल वर्ल्ड और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर would be inaccessible to human being if there were no scattering experiments। आपको पता ही नहीं चलता कि वहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये चीज़ें हैं, पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो इस बात को भी लिख सकते हैं, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर कैन बी एक्सेसिबल बाय स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स, एंड उसको मेंशन भी कर देते हैं, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर like atomic nucleus, nucleons and various quarks were accessible या were found by scattering experiments। तो ये एक मेन पर्पज होता है स्कैटरिंग करने का। और जितने भी नए पार्टिकल मिल रहे हैं उसमें भी आप क्या करते हो, देखो जो भी अभी न्यूक्लियर फिजिक्स में आप पढ़ोगे फ्यूचर में, जो हाई एनर्जी फिजिक्स है वो क्या है, 2 पार्टिकल्स का कोलिजन ही तो कराते हो, दैट्स व्हाट स्कैटरिंग। तो जितने भी नए पार्टिकल ऑब्जर्व होते हैं आपको, वो भी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। कोलिजन इज स्कैटरिंग, ठीक है ना। उसके बाद में दोनों किधर गए, ये सब स्कैटरिंग ही तो है। तो जो भी माइक्रोफिजिकल वर्ल्ड है, वेरियस एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो
उनका जो मतलब पता लगा आपको, वो भी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता लगा। आप लिख सकते हैं ये बात भी, वो हालांकि यहाँ पर ही आ गया वो चीज़ है ना, तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। एंड वेरियस एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर एक्सेसिबल टू ह्यूमन जस्ट ड्यू टू स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कि वाई वी नीड स्कैटरिंग इन फिजिक्स, बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं कि स्कैटरिंग जो भी एक इवेंट है उसको आप क्लासिकली भी ट्रीट कर सकते हो और क्वांटम मैकेनिकली भी। उससे पहले थोड़ा सा एक जो स्कैटरिंग इवेंट है उसके कुछ बेसिक्स को ढंग से जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है कि बेसिक्स ऑफ ए स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और ए स्कैटरिंग इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक्स ऑफ ए स्कैटरिंग इवेंट और एक्सपेरिमेंट, आप कुछ भी लिख सकते हो, एंड डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन तो एक बेसिक जो स्कैटरिंग मतलब कोई भी एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको देखना है। देखो क्या होता है, हमेशा एक टारगेट होता है, ठीक है, और उस पर आप दूसरे पार्टिकल्स का बोम्बार्डमेंट कराते हो। ठीक है, जैसे इस पार्टिकल का आपने बोम्बार्डमेंट करा दिया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पर ही कराओ, ठीक है, इस डिस्टेंस पे कराओ, ज़रूरी नहीं है, आप सामने भी रख सकते हो इसको। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो हाइट होती है इसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, जब क्लासिकली ट्रीट करते हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, इम्पैक्ट पैरामीटर वगैरह। और जब आप इसको इंसिडेंट कराओगे तो इस टाइप से ये डेविएट हो जाएगा। कोई भी एक पार्टिकल आपका, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, इस टाइप से डेविएट हो जाएगा। तो यहाँ पर वो डिटेक्टर होगा जो इसको ऑब्जर्व करेगा, और जो ये एंगल है, जो इसका जो इनिशियल डायरेक्शन था, इनिशियल डायरेक्शन ये था, और उससे जो फाइनल डायरेक्शन है जो ये है, इसका जो एंगल है, यानी कि ये वाला जो एंगल है, दिस इज स्कैटरिंग एंगल, थीटा स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, और इसको आप है ना यहाँ से भी बना सकते हो, क्योंकि इस लाइन से जो एंगल है वो भी इस लाइन से भी होगा, सही है ना। तो आप यहाँ से भी इसको ऐसे बोल सकते हो, थोड़ा लाइन ऐसे हो गया कि ये जो एंगल है ये स्कैटरिंग एंगल है, तो आप यहाँ की बजाय यहाँ भी बना सकते हो इसको। ठीक है, तो जो डेविएशन के बाद जो एंगल है दैट इज स्कैटरिंग एंगल। और एक चीज़ अब देखो, अगर थोड़ा लिखता हूँ मैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम, जो पार्टिकल स्कैटर हो गए पर यूनिट टाइम, वो नंबर कितना है। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू क्या क्या होगा, आप खुद से सोचो कि एक तो जो इंसिडेंट फ्लक्स है, जितने ज़्यादा इंसिडेंट होंगे उतने ही ज़्यादा यहाँ पर आपको ऑब्टेन होंगे नंबर ऑफ, जो स्कैटर्ड पार्टिकल है वो उतने ही ज़्यादा ऑब्टेन होंगे या नहीं होंगे। भाई जितने ज़्यादा इंसिडेंट कराओगे उतने ही तो ज़्यादा डिटेक्टर पे मिलेंगे, सही ना। अब मान लो आपने एक ही कराया, या चलो 5 कराए और एक 150 कराओ, 5 कराओगे तो समाओ मान लो 1 मिला आपको स्कैटरिंग में यहाँ पर, और जब 150 कराओगे 150 कराओगे तो हो सकता है आप 20-25 मिल जाए। तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड पर यूनिट टाइम, स्कैटर्ड ऑब्जर्व्ड इन ए सॉलिड एंगल डी ओमेगा। एक सॉलिड एंगल डी ओमेगा की बात करूं तो उसमें कितने पार्टिकल आपको स्कैटर्ड पार्टिकल वो कितने मिल रहे हैं, ऑब्टेन हो रहे हैं, वो किस किस के प्रोपोर्शनल होगा, उस चीज़ को हमको देखना है। ठीक है, तो इसको मैं dn
थीटा फाई लिख देता हूँ, ठीक है। थीटा फाई क्यों लिखा, देखो अब मैं एक स्केट वो बनाता हूँ, यहाँ पे सॉलिड एंगल बनाता हूँ एक, जैसे यहाँ पे एक सॉलिड एंगल बनाए इस टाइप से, ये एक पर्टिकुलर रीजन ले लिया जहाँ पर इस डिटेक्टर आपको इस वाले रीजन में जो भी आ रहे हैं, एक डी ओमेगा रीजन है, ठीक है। डी ओमेगा इस सॉलिड एंगल जो यहाँ पर बनेगा सेंटर पर, उसकी बात हो रही है। आपको ये देखना है कि इस सॉलिड एंगल में कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं। एक छोटा सा पैच है एरिया का छोटा सा पैच है, ठीक है। इसमें कितने पार्टिकल ऑब्टेन हो रहे हैं उसकी बात होएगी। तो ये सॉलिड एंगल यहाँ है, 3 डायमेंशनल एंगल होता है सॉलिड एंगल, तो ये है 3 डायमेंशनल एंगल इस सेंटर पर। जो टारगेट है उसका जो सेंटर है, टारगेट पोटेंशियल, कितने पार्टिकल स्कैटर्ड जो है ऑब्टेन होंगे, किस किस पे डिपेंड करेगा। एक तो ऑब्वियसली जो इंसिडेंट फ्लक्स है जे इंसिडेंट पर, जे इंसिडेंट क्या है यहाँ पे लिखते चलो, इंसिडेंट फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स का मतलब भी देख लो यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड करेगा, इंसिडेंट फ्लक्स पर प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली। और एक चीज़ और किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितना बड़ा सॉलिड एंगल होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा, तो प्रोपोर्शनल टू सॉलिड एंगल भी होगा। और जितने ज़्यादा स्कैटरिंग सेंटर्स होंगे, जितने ज़्यादा टारगेट्स होंगे, यहाँ पर है ना, आप जस्ट एक ही टारगेट नहीं होता, हम जस्ट ऑब्टेन कर रहे हैं, अभी एक ही प्रोजेक्टाइल भी एक नहीं होता, जस्ट हम स्कीमेटिक को समझ रहे हैं। और वैसे तो ये यहाँ पर जैसे रदरफोर्ड स्कैटरिंग में क्या था, अल्फा पार्टिकल किस पे करवाए थे, गोल्ड फॉइल पर। तो गोल्ड फॉइल में बहुत सारे टारगेट्स हो सकते हैं, गोल्ड के जो एटम्स हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। तो जितने स्कैटरिंग सेंटर्स होंगे, जितना टारगेट्स होंगे, नंबर ऑफ टारगेट एटम्स या नंबर ऑफ स्कैटरिंग सेंटर पे भी प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा ये चीज़। जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा यहाँ पर स्कैटर होके आएंगे आप पे। तो नंबर ऑफ स्कैटरिंग सेंटर्स, मैं इसको NB बोल देता हूँ, अगर ये B पार्टिकल है, ठीक है, तो NB बोल देता हूँ, नंबर ऑफ स्कैटरिंग सेंटर्स, नंबर ऑफ NB को यहाँ लिखते हैं, नंबर ऑफ स्कैटरिंग सेंटर्स। और उसके बाद में डी ओमेगा भी आप लिख दो, क्या है, सॉलिड एंगल कितना होता है आपको पता होना चाहिए। सॉलिड एंगल होता है डी ओमेगा इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों के प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं कंबाइंड वे में लिखूं इस चीज़ को तो कैसे लिखूंगा, ये सब आप लिख लेना, अब मैं इसको हटाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। कंबाइंड करें, इन कंबाइंड वे आप क्या बोल सकते हो, या इन कंक्लूसिव वे क्या बोल सकते हो कि जो डी एन थीटा फाई है, थीटा फाई देखो इसलिए लिखा था कि किसी भी एंगल पर आपके आ सकते हैं ना, थीटा फाई पे डिपेंड करेगा ना वो जो स्कैटर पार्टिकल है वो। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड है वो प्रोपोर्शनल टू है जे इंसिडेंट के और एन बी के, नंबर ऑफ स्कैटरिंग सेंटर्स के, एंड डी ओमेगा। जो सॉलिड एंगल लिया आपने वो जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा पार्टिकल होंगे, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना पड़ेगा, तो एक कांस्टेंट आएगा, देखो तो डी एन थीटा फाई, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो ये एक कांस्टेंट यहाँ पर आता है, तो फिर क्या हुई चीज़ें, इस टाइप से चीज़ें हो गई आपकी। और इस प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर को बोलते हैं डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन।
प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर आप ध्यान रखें, टी फैक्टर। और अगर मैं आप डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को देखूं क्या हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा क्या हो जाएगा, यहां से इसको निकालो, दिस डिवाइड बाय दिस, तो डी एन थीटा फाई डिवाइड बाय जे इंसिडेंट एन बी और डी ओमेगा। ठीक है, तो ये है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। यहाँ से आप डिफाइन भी कर सकते हो और इसका यूनिट भी देख सकते हो कि यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या है इसका। ठीक है, डायमेंशन, यूनिट नहीं, डायमेंशन। डायमेंशन डिफाइन कैसे कर सकते हो, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इज व्हाट, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इज नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम, ऊपर वाली चीज नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल पर यूनिट टाइम इन ए सॉलिड एंगल डी ओमेगा पर यूनिट इंसिडेंट फ्लक्स एंड स्कैटरिंग सेंटर्स एंड सॉलिड एंगल। सही है, तो इस वे में आप इसको डिफाइन कर सकते हो, जो कि एक बच्चों वाली डेफिनेशन आप खुद से लिख सकते हैं, तो वो आपने अभी नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद में डायमेंशन देखो आप, डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन आपको पता होना चाहिए डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का क्या होता है। तो देखो ट्रिपल साइन लगा देता हूँ क्योंकि डायमेंशन चेक कर रहे हैं। ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम, तो नंबर डिवाइड बाई टाइम है। नंबर का तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, ठीक है ना, तो 1/t है एक टाइप से। ठीक है, पर चलो कोई बात नहीं, नंबर डिवाइड बाई टाइम रख लो आप। और एन बी, चलो जे इंसिडेंट क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, क्योंकि इंसिडेंट फ्लक्स है, वो लिखा था आपको ध्यान हो तो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, इनटू एन बी नंबर ऑफ स्कैटरिंग सेंटर्स, जस्ट नंबर है, नंबर का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायमेंशन लेस है। और इसका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन लेस होता है, यूनिट होता है स्टेरेडियन। ठीक है, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन यूनिट होता है बट डायमेंशन लेस है, तो ये कुछ नहीं है, डायमेंशन लेस है, ध्यान रहे। इसका यूनिट होता है बट डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन नहीं होता, यूनिट होता है, यूनिट होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। सिमिलरली एंगल के लिए भी आपका यूनिट होता है रेडियन बट डायमेंशन नहीं होता, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और n/t मतलब 1/t से 1/t कट गया क्योंकि n को कंसिडर नहीं करना, और नीचे a है वो ऊपर चला गया, तो क्या हो गया ये एरिया, क्योंकि 1/t से 1/t कट गया ना, a 1/a था ना, ऊपर चला गया, तो इसका डायमेंशन क्या है, एरिया। तो डायमेंशन क्या हुआ, एरिया। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए, डायमेंशन ऑफ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इज व्हाट, एरिया। अब बात करते हैं टोटल क्रॉस सेक्शन क्या होता है और उसका भी डायमेंशन क्या होगा। देखो टोटल क्रॉस सेक्शन, तो इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये होता है आपका डी सिग्मा बाई डी ओमेगा इंटीग्रेशन डी ओमेगा। ठीक है, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, डी सिग्मा जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है इंटू डी ओमेगा क्या है, साइन थीटा डी थीटा डी फाई, डुअल इंटीग्रेशन है, थीटा लिमिट 0 to पाई, फाई लिमिट 0 से 2 पाई। तो ये है आपका टोटल क्रॉस सेक्शन, और इसका यूनिट भी क्या होगा, अब यहाँ से देख लो भाई, ये तो वैसे कट गए एक टाइम से, मतलब ये ऐसे मान लो, इसका यूनिट क्या है, एरिया, और ये यूनिट लेस है, तो क्या आना है, एरिया ही तो आना है, तो सिग्मा भी यूनिट ऑफ एरिया ही होता है। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो एक आप कंक्लूसिव वे में आप लिख सकते हो डी सिग्मा डी ओमेगा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एंड टोटल क्रॉस सेक्शन
हैव डायमेंशंस ऑफ एरिया, हैव डायमेंशंस, डायमेंशन ऑफ एरिया, ठीक है, मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर को बार्न में भी मतलब मेजर करते हैं, जैसे 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर एक बार्न होता है। तो आप जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है, टोटल क्रॉस सेक्शन है, कई बार वहाँ पर आपको बार्न में भी लिखा मिल सकता है, बार्न, क्योंकि इतना मीटर स्क्वायर एक बार्न होता है। तो आप समझ गए अभी। तो चलो अभी लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपने एक जो बेसिक्स हैं वो देख लिया कि क्या क्या होता है वहाँ पर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। अब है कि स्कैटरिंग को स्टडी कैसे करते हैं, क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली, और दोनों स्टडी में डिफरेंस क्या है, ठीक है, उसको देखते हैं। चलो स्टडी ऑफ स्कैटरिंग थ्योरी, स्टडी ऑफ स्कैटरिंग थ्योरी। तो ऑब्वियसली स्कैटरिंग थ्योरी का जो मतलब स्टडी है वो 2 वे में होता है। एक तो क्लासिकल ट्रीटमेंट, जिसको अपन बोलते हैं क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी, आप क्लासिकली भी उस चीज़ को स्टडी कर सकते हो, और एक क्वांटम स्कैटरिंग थ्योरी, क्वांटम स्कैटरिंग थ्योरी। अब एक चीज़ कुछ लोग बोलेंगे कि हमारा जो टॉपिक है वो तो स्कैटरिंग थ्योरी इन क्वांटम मैकेनिक्स था, तो फिर आप इस पे क्यों फंस रहे हो। एक्चुअली बात ऐसी है, हाँ ऑब्वियसली स्कैटरिंग थ्योरी इन क्वांटम मैकेनिक्स है, बट क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, इसका अंडरस्टैंडिंग होना भी ज़रूरी है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते होते हैं। तो नेक्स्ट होगा हमारा, सबसे पहले इनको समझना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जब क्लासिकली जब ट्रीट करते हैं तो कैसे चीज़ों के बारे में सोचते हैं, मतलब जो स्कैटरिंग हो रही होती है उसको किस फॉर्मेट में सोचते हैं, और जो क्वांटम स्कैटरिंग हो रही हो तो किस वे में सोचते हैं चीज़ों को। देखो मैं डायग्राम से समझाता हूँ, एक साइड में मैं क्लासिकल ट्रीटमेंट दिखाता हूँ और एक साइड में क्वांटम ट्रीटमेंट दिखाता हूँ। तो क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी में क्या सीन होता है वो इधर होगा, क्लासिकल स्कैटरिंग, और क्वांटम स्कैटरिंग में कैसे चीज़ों के बारे में सोचते हैं वो इधर होगा। देखो क्लासिकली क्या करते हैं, एक टारगेट होता है आप पे और मास m2 का, दूसरा एक आपके पास मास m1 का प्रोजेक्टाइल होता है जिसको आप बोम्बार्डमेंट करते हो, जिसका बोम्बार्डमेंट इस टारगेट पे करते हो, टारगेट, ठीक है। और ये जिस हाइट से आप इसको भेजते हो वो होता है बी होता है इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। ये ऐसे जाएगा और इस टाइप से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली दिस एंगल इज स्कैटरिंग एंगल, जो इनिशियल डायरेक्शन थी इसकी उससे जो अब डायरेक्शन है उसका एंगल, ठीक है, स्कैटरिंग एंगल। यहां पर आप चीजों को पार्टिकल फॉर्मेट में देखते हो, मतलब टारगेट को एज ए पार्टिकल लेते हो मास m2, और जो इंसिडेंट पार्टिकल है, जो प्रोजेक्टाइल है, उसको भी एज ए पार्टिकल लेते हो। यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका टारगेट एक पोटेंशियल से डिफाइन होता है, जैसे कुछ भी पोटेंशियल v ऑफ r यहां पर हो सकता है, ठीक है। कोई इस पॉइंट के अबाउट एक पोटेंशियल हो, और जिस रेंज में पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं स्कैटरिंग रीजन। जैसे मान लो ये पोटेंशियल स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल हो, जस्ट r पर डिपेंड कर रहा हो, जरूरी नहीं है हालांकि स्फेरिकली सिमेट्रिक, इन जनरल कुछ भी हो सकता है। जिसमें एक एग्जांपल लिया कि स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल है, r पर डिपेंड कर रहा है और जस्ट यहाँ तक है, ठीक है, इस a रीजन तक ही है। तो ये जो रीजन है वो है स्कैटरिंग रीजन, r लेस देन a है वो स्कैटरिंग रीजन बोला जाता है।
तो मतलब ये बोल सकते हो ना, क्वांटम मैकेनिकली टारगेट इज व्हाट, पोटेंशियल, ठीक है ना, पोटेंशियल इज, टारगेट इज डिनोटेड बाय पोटेंशियल। और इंसिडेंट पार्टिकल कैसे डिनोट होता है? पार्टिकल तो क्वांटम में क्या होता है, वेव पैकेट ना, तो एक वेव के थ्रू इंसिडेंट पार्टिकल डिनोट होता है। वेव एक प्लेन वेव होती है, इंसिडेंट पार्टिकल, तो ये आपको थोड़ा डिफरेंस समझना है। इंसिडेंट पार्टिकल है ये तो, या इंसिडेंट वेव बोलो, मैं इसको ज़्यादा सही लगेगा, इंसिडेंट वेव। ये प्लेन वेव है तो इसे ऐसे ड्रॉप किया, इस डायरेक्शन में ये ट्रैवल कर रही है। उसके बाद क्या होगा, जैसे प्लेन वेव इस पोटेंशियल से इंटरेक्ट करेंगी तो कुछ वहाँ पर मतलब इंटरेक्शन की वजह से कुछ अदर वेव, स्कैटर्ड वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो स्कैटर्ड वेव इस टाइप से हो सकती है आपकी, जैसे स्फेरिकली सिमेट्रिक भी हो सकती है, जैसे ये बनाया मैंने स्फेरिकली सिमेट्रिक है। इन जनरल ऐसे हो सकती है, कुछ इस टाइप की वेव हो सकती है जो स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। इन जनरल ये है, स्पेशल केसेस में ये स्फेरिकल सिमेट्रिक वेव हो सकती है। तो ये है स्कैटर्ड वेव, बना देता हूँ थोड़ी और, ये सब है स्कैटर्ड वेव, स्कैटर्ड वेव। तो जो आउटकम है वो एज ए वेव होता है वहाँ पर, और ये कुछ आपके अनडिफ्लेक्टेड भी जाएंगी, तो यहाँ पर कुछ अनडिफ्लेक्टेड भी चली जाएंगी। तो फाइनली जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, साई इंसिडेंट प्लस साई स्कैटर्ड। क्वांटम मैकेनिकली ये ध्यान रखें, जो स्फेरिकली जो ये है ना स्कैटर्ड वेव है, स्फेरिकली स्कैटर्ड वेव, स्फेरिकली स्कैटर्ड वेव, और इंसिडेंट वेव जो साई स्कैटर्ड है टोटल, वो ये चीज होगा। साई स्कैटर्ड में इंसिडेंट भी होगा क्योंकि कुछ अनडिफ्लेक्टेड भी तो होते हैं पार्टिकल, और जो स्फेरिकली स्कैटर्ड है वो दोनों पार्ट होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वांटम डिस्क्रिप्शन है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का, और ये क्लासिकल डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर एज ए पार्टिकल ट्रीट करते हो, ऑब्वियसली क्लासिकली क्या करोगे आप, एज ए पार्टिकल, और क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल को एज ए, जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसको एज ए प्लेन वेव, एंड जो टारगेट है वो एक पोटेंशियल से डिनोट होता है, और जिस रेंज तक वो पोटेंशियल इफेक्टिव होता है उसको बोलते हैं स्कैटरिंग रीजन, ठीक है। और ऑब्वियसली डिटेक्टर यहाँ पर दोनों ही केसेस में मतलब काफ़ी दूर इस टारगेट से रखा होता है। तो यहाँ पर बोलेंगे इस स्कैटरिंग सेंटर से, इस ओ से, स्कैटरिंग सेंटर बोलते हैं इसको, इस पॉइंट को जहाँ से पोटेंशियल ओरिजिनेट हुआ है उसको बोलते हैं स्कैटरिंग सेंटर। इस ओ से बहुत दूर होता है डिटेक्टर आपका, ठीक है। तो ये एक डिस्क्रिप्शन हो गया कि किस वे में, एक जनरल थोड़ा थॉट प्रोसेस हो गया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाँ, कनेक्टिंग एंगल्स इन लैब फ्रेम एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अब मेरी बात सुना, क्या होता है, मैं इसको मिटा के लिख के बात करता हूँ, या फिर एक बार बात कर लेते हैं और फिर लिखते हैं उन चीज़ों को। एक्चुअल में क्या होता है कि जनरली जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, जैसे ये है, मान लो एक बार स्कैटरिंग हो रहा है तो ये लैब फ्रेम में होता है। यहाँ पर जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, तो मेरे सामने जैसे ये एक टारगेट था, और जनरली लैब फ्रेम में टारगेट को स्टेशनरी रखते हैं। सुनना मेरी बात है अच्छे से, जनरली लैब फ्रेम में टारगेट को स्टेशनरी रखते हैं और इसको बॉम्बार्डमेंट कराते हैं, ये जस्ट मूविंग होता है। और तो जनरली द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट इन लैब फ्रेम, बट जो कैलकुलेशंस हैं, बट कैलकुलेशंस जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है उसमें इजी होता है। तो अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में तो आपने कैलकुलेशन कर ली, लेकिन स्कैटरिंग तो लैब फ्रेम में हो रही थी। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आपका कुछ मान लो स्कैटरिंग एंगल आया थीटा, ठीक है। अब इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आया, तो भाई लैब फ्रेम में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना कि स्कैटरिंग एंगल क्या है, वहाँ पर ये थीटा ही है या कुछ अदर थीटा 1 है। तो ये कनेक्शन बिटवीन एंगल्स इन सीएम फ्रेम एंड लैब फ्रेम, ठीक है, आया समझ में, क्यों कैसे हुआ है, सारी चीज़ें समझो। कि स्कैटरिंग जो जनरली एक्सपेरिमेंट होते हैं वो लैब फ्रेम में होते हैं, बट हम उसके जो कैलकुलेशन वगैरह है वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में करना इजी होता है हमारे लिए।
तो हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ही काम करते हैं, कैलकुलेशन वगैरह करते हैं और स्कैटरिंग एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो स्कैटरिंग एंगल को लैब फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो दोनों के बीच में जो रिलेशन है हमको वो पता होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर इसी चीज़ की बात होगी। प्लस जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है लैब फ्रेम में और सीएम फ्रेम में वो कैसे रिलेटेड है, क्योंकि आप सीएम फ्रेम वाला तो कैलकुलेट करोगे बट उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कंपेयर करना है जो थ्योरेटिकली रिजल्ट हैं उनसे जो आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू रिजल्ट ऑब्टेन कर रहे हो उन दोनों को कंपेयर करना है। तो आपको लैब फ्रेम में लाना पड़ेगा रिजल्ट को। तो जो सीएम फ्रेम का जो डेटा है सेंटर ऑफ मास फ्रेम का जिसमें आपने कैलकुलेशंस किए हैं उसको लैब फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं है? तो आपको एक कन्वर्जन के लिए जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है कनेक्टिंग द एंगल्स बिटवीन लैब फ्रेम एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम। चलो बढ़ते आगे। और ये सब मैं लिखता हूँ अभी कि ये मैंने क्या बोला है यहाँ पे, हालांकि समझ में आ गया होगा कि जनरली जो एक्सपेरिमेंट है वो लैब फ्रेम में होते हैं बट कैलकुलेशन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में करते हैं। तो अब दोनों का कन्वर्जन हमको पता होना चाहिए। टॉपिक डालो कनेक्टिंग एंगल्स बिटवीन लैब फ्रेम एंड सीएम फ्रेम। और उससे पहले थोड़ा लैंग्वेज लिख लो कि हम टॉपिक क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर जो भी डिस्कशन होगा वो क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी एंड क्वांटम स्कैटरिंग थ्योरी दोनों के लिए अप्लीकेबल है, इक्वली अप्लीकेबल है। मतलब आप जब क्वांटम स्कैटरिंग थ्योरी कर रहे हो तब भी अगर आपने सीएम फ्रेम में सेंटर ऑफ मास फ्रेम में डेटा कैलकुलेशन से निकाला है तो सेम फॉर्मूला जो यहाँ पर यूज होंगे बोले जाएंगे उनको यूज करके वो लैब फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हो आप चीज़ों को। ठीक है ना? तो ये बात सबसे पहले लिखो। दिस डेटा या दिस रिलेशंस जो भी यहाँ पे लिखे जाएंगे, दिस डेटा इज अप्लीकेबल in both scattering, both description of scattering, both description of scattering। किस किस में? क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी, क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी एंड क्वांटम स्कैटरिंग थ्योरी, दोनों में ही अप्लीकेबल है। तो पहली बात तो यही होगी। ठीक है, उसके बाद में क्यों कर रहे हो आप समझ में आना चाहिए आपको। जनरली, सिंस जनरली या जनरली लिख दो, जनरली स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट, लिखते चलना फास्ट, मैं लिखवा इसलिए रहा हूँ कि बाद में आपको लेक्चर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आर कैरिड आउट इन लैब फ्रेम वेयर द टारगेट इज एट रेस्ट, वेयर लैब फ्रेम को थोड़ा मैं डिफाइन कर देता हूँ। लैब फ्रेम में क्या होता है? वेयर टारगेट इज एट रेस्ट इनिशियली। ठीक है, टारगेट रेस्ट पे होता है इनिशियली, जनरली बात है ये। ठीक है, जनरल बात कर रहा हूँ मैं। और बट वी डू कैलकुलेशंस, बट इट इज इजी टू परफॉर्म कैलकुलेशंस in center of mass frame, CM frame. So we have to compare experimental results with theoretical data
we have to convert the data obtained in center of mass frame in lab frame. Theoretical data we have to convert results obtained in CM frame into लैब फ्रेम, क्योंकि लैब फ्रेम में हुआ था स्कैटरिंग। सीएम फ्रेम तो आपने कैलकुलेशंस को इजियर बनाने के लिए यूज किया था, जस्ट स्टडी किया आपने सीएम फ्रेम में, बट कंपेयर कराना है जो थ्योरेटिकल रिजल्ट्स हैं उसके साथ में आपके एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स हैं उनको, तो आपको वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स वाई वी नीड दिस थिंग। अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब मतलब एक बार देखते हैं कि सीएम फ्रेम में कैसे प्रॉब्लम होता है, और मतलब स्कैटरिंग का जो फिनोमिना है वो कैसे हो रहा होता है, और लैब फ्रेम में कैसे हो रहा होता है। मैं एक बार लिख भी देता हूँ। लैब फ्रेम में तो बता दिया कि टारगेट स्टेशनरी होता है, ठीक है, इनिशियली। और सीएम फ्रेम में क्या होता है, इन सीएम फ्रेम द सेंटर ऑफ मास इज स्टेशनरी before and after collision, before and after collision, after scattering सेंटर ऑफ मास है वो स्टेशनरी रहता है, ठीक है। अब ऐसे बोल सकते हो मोमेंटम इज कंजर्व्ड ऑलवेज बिफोर, वो तो होता ही है यार, मोमेंटम इज जीरो, ऐसे बोल सकते हो। टोटल मोमेंटम इज जीरो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम is 0 before and after collision। इन सीएम फ्रेम ये चीज होती है सीएम फ्रेम में। मोमेंटम जो टोटल मोमेंटम है वो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन हमेशा जीरो होता है। चलो अब एक बार एक इवेंट को डिस्कस कर लेते हैं, और जो भी एंगल्स की बात हो रही है, एंगल में रिलेशन चाहिए यहाँ पे, तो एंगल वगैरह को मेंशन करते हैं कि सीएम फ्रेम में कैसे एंगल है और लैब फ्रेम में कैसे एंगल है, और फिर उनमें कनेक्शन जो भी है रिलेशन है उसको डायरेक्टली लिखते हैं। यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करेंगे। अगर आपको डेरिवेशन से गो थ्रू होना है तो एक सिंपल सा डेरिवेशन है, आप जेटली बुक को रेफर कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर जस्ट कॉम्पिटिटिव पर्पज से उस डेटा को सीधे लिखूंगा, और बेटर आप सीधे वे में याद कर लो, क्योंकि आप नेट की तैयारी कर रहे हो यार, एमएससी के एग्जाम नहीं दे रहे, ना बीएससी के एग्जाम दे रहे हो, और जस्ट मैथमेटिक्स है। अगर आपको ये सब पता लग गया ना तो वो मैथमेटिक्स भी समझ भी आ जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम है आपका वो लैब फ्रेम में कैसे हो रहा है, मतलब जो स्कैटरिंग इवेंट है वो लैब फ्रेम में कैसे हो रही है। तो लैब फ्रेम में इनिशियली कैसे हो रही है, इनिशियली क्या सिचुएशन था, और आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर लिख देता हूँ, मतलब बिफोर स्कैटरिंग या बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर स्कैटरिंग क्या सीन है। बिफोर कोलिजन ऑब्वियसली जो टारगेट है वो रेस्ट पे होता है, ठीक है, और ये जो पार्टिकल है, जो प्रोजेक्टाइल है, उसके पास आपकी कुछ वेलोसिटी होती है, इसको आप बोल सकते हो V1L, याद दे सकते हो V1L, ठीक है। तो लैब फ्रेम में, क्योंकि लैब फ्रेम की बात हो रही है, और V1 यानी कि इस पार्टिकल को मैं 1 पार्टिकल बोला हूँ और इस पार्टिकल को M2 पार्टिकल बोला हूँ, टारगेट को M1 एंड M2 पार्टिकल है दो, और ये मास है, उनकी स्कैटरिंग की बात कर रहा हूँ। इसको मैं V2L को 0 बोल दूंगा, ठीक है, इनिशियली रेस्ट पे, इस वजह से 0। और आफ्टर स्कैटरिंग क्या होता है कि ये कुछ टारगेट कुछ एंगल पे जाएगा, और ये जो आपका इंसिडेंट पार्टिकल था ये कुछ एंगल पे जाएगा। ये मान लो कि आपका θ1 एंगल पे गया और ये लेट θ2 एंगल पे गया, तो स्कैटरिंग एंगल क्या होगा, जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो अपनी इनिशियल डायरेक्शन से, इनिशियल डायरेक्शन ये था इसका, उससे कितना डिफ्लेक्टेड है, तो θ1 इज स्कैटरिंग एंगल, θ1 इज स्कैटरिंग एंगल इन लैब फ्रेम,
स्कैटरिंग एंगल इन लैब फ्रेम। ठीक है, आप और स्पेसिफाई कर सकते हो फॉर प्रोजेक्टाइल। हालांकि हम प्रोजेक्टाइल के लिए ही हम सब कुछ देखते हैं जनरली, बट कई बार टारगेट के लिए भी बात हो जाती है। तो θ2 क्या है? स्कैटरिंग एंगल फॉर टारगेट इन लैब फ्रेम। स्कैटरिंग एंगल फॉर टारगेट इन लैब फ्रेम। ठीक है, और अब बात करते हैं CM फ्रेम में। और वंस अगेन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। यार आज गर्मी बहुत भारी और की है। एसी काम ही नहीं कर रहा, कोई नहीं, चलते हैं। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। देखो CM फ्रेम में क्या होता है कि आपके दोनों पार्टिकल, टोटल मोमेंटम इनिशियली जीरो होता है ना, तो दोनों पार्टिकल, इसको मैं इससे बनाता हूँ, एक दूसरे के एंटी साइड मूव करते हैं ताकि टोटल मोमेंटम जीरो रहे। ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास हमेशा स्टेशनरी रहे। अच्छा, तो ये है V1c और इसका वेलोसिटी को आप V1L प्राइम बोलोगे और V2L प्राइम बोलोगे। ठीक है, इसका V1c, इसका V2c, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वेलोसिटीज। ठीक है, और ठीक है, आफ्टर स्कैटरिंग क्या होगा? आफ्टर स्कैटरिंग ऐसे होगा कि ये जो आपका, थोड़ा इधर बना दें, इंसिडेंट पार्टिकल वो ऐसे कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाएगा इनिशियल डायरेक्शन से, और जो ये आपका टारगेट है ये कुछ ऐसे है, तो ये है V2c प्राइम वेलोसिटी से, ये V1c प्राइम वेलोसिटी से, इस टाइप से डिफ्लेक्ट हो गया। अब देखो मोमेंटम अभी भी जीरो है और मोमेंटम अभी भी जीरो है, एक दूसरे के एंटी जाते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा हुआ ना, तो ये ऑब्वियसली पाई माइनस थीटा होगा, क्योंकि एक दूसरे के 180 डिग्री पे जाते हैं मोमेंटम कंजर्व करने के लिए। ठीक है ना, तो क्योंकि बाद में भी जीरो ही होना चाहिए। तो ये आपको, अब यहाँ पर स्कैटरिंग एंगल क्या होगा? थीटा। स्कैटरिंग एंगल इन CM फ्रेम। ठीक है, और ऑब्वियसली फॉर प्रोजेक्टाइल, और पाई माइनस थीटा उसके लिए हो जाएगा। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपको थीटा फीटा, θ1 वगैरह सबकी नॉलेज हो गई। अब नेक्स्ट है कि क्या करना है आपको। CM फ्रेम में आपने काम कर लिया, स्कैटरिंग एंगल समहाउ आपने ऑब्टेन कर लिया। अब वो एंगल आपको निकालना तो θ1 था ना भाई प्रोजेक्टाइल के लिए। लैब फ्रेम में क्या स्कैटरिंग एंगल है वो चाहिए। एक्चुअली में यू नीड ए रिलेशन बिटवीन थीटा एंड θ1, यू नीड रिलेशन, और रिलेशन में डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। तो देखो नेक्स्ट मैं इसको भी मिटा लेता हूँ थोड़ा सा, और कहीं पे मिटाना पड़ेगा यार, इसको मिटाते हैं ना ताकि अपनी चीज़ें भी रह जाए, आपको समझ में भी आ जाए। तो रिलेशन बिटवीन θ1 एंड थीटा, ये होता है आपका tan θ1 इक्वल टू होता है याद तो है बट देख के लिखना चाहिए, साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस m1 बाई m2। बिल्कुल सीधा सा रिलेशन है θ1 और थीटा में। तो अगर आपको स्कैटरिंग एंगल यहाँ पर पता है, CM फ्रेम में पता है, तो आप वहाँ पर निकाल सकते हो। बिल्कुल सही है। इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिखते हैं, कोस θ1 इक्वल टू कोस थीटा प्लस m1 बाई m2 एंड अंडर रूट, अरे दिखेगा नहीं यहाँ पे लिखता हूँ, और कोस θ1, ये तो tan θ1 था और sin थीटा के बीच में है ना, tan θ1 के फॉर्मेट में था। अब कोस θ1 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो आप। ये होता है आपका कोस थीटा प्लस m1 बाई m2 एंड डिवाइडेड बाय
अंडर रूट 1 प्लस m1/m2 का स्क्वायर प्लस 2 m1/m2 cos थीटा। ठीक है, अच्छे से लिख लेना और ये बॉक्स अप कर देना दोनों ही डेटा। ये तो हो गया θ1 प्रोजेक्टाइल के लिए। और अब टारगेट के लिए, टारगेट के लिए, फॉर टारगेट, कई बार टारगेट के लिए भी पूछ लेता है फॉर टारगेट क्या रिलेशन है। यार आपको यहाँ लिख देता हूँ। फॉर टारगेट, टारगेट होता है θ2 इक्वल टू होता है π/2 माइनस θ/2, खत्म। π/2 माइनस θ/2, ये दोनों के बीच में रिलेशन है, θ2 एंड θ के बीच में। ठीक है, टारगेट के लिए। अब ये एंगल्स के बीच में तो रिलेशन आ गया। अब डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन भी पता होना चाहिए और टोटल क्रॉस सेक्शन भी किस वे में रिलेटेड है दोनों फ्रेम्स में, वो पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शंस इन लैब फ्रेम एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम। चलो फटाक से करते हैं। वो भी इन्हीं की हेल्प से निकला है, मैं बता नहीं रहा कैसे निकला है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर्मूला। ठीक है, वो याद रखना आपको। रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शंस, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शंस इन लैब फ्रेम एंड सीएम फ्रेम। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका सबसे पहले, हाँ देखो, एक तो करते हैं प्रोजेक्टाइल के लिए बात और एक करते हैं टारगेट के लिए बात। दोनों के लिए जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है वो कैसे रिलेटेड है। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होता है d सिग्मा बाई d ओमेगा। ठीक है, तो ये है आपका लैब का और ये कैसे रिलेटेड है सेंटर ऑफ मास से। देखो प्रोजेक्टाइल के लिए है ये होता है आपका 1 प्लस m1/m2 का स्क्वायर प्लस 2 m1/m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1/m2 कोस थीटा। और ये है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इन सीएम फ्रेम। ठीक है, प्रोजेक्टाइल के लिए है ये। अच्छा, टारगेट के लिए क्या होता है, ये होता है d सिग्मा ओवर d ओमेगा लैब टारगेट के लिए इक्वल टू 4 sin θ/2, यस 4 sin θ/2 d सिग्मा ओवर d ओमेगा सीएम फ्रेम। ठीक है, अब इसके कुछ स्पेशल केस है, कुछ लिमिटिंग केसेस। ये तो हो गया जनरल रिलेशन, कुछ लिमिटिंग केसेस। अच्छा, उससे पहले चलो लिमिटिंग केसेस कर लेते हैं। लिमिटिंग केसेस में 2 पॉइंट है। ए तो ये है कि जब M2 यानी कि टारगेट बहुत हैवी हो, M2 इज ग्रेटर देन M1, ऐसा कुछ हो, तो आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे देखो, जब M2 बहुत हैवी हो तो क्या हो जाएगा, इसके लिए प्रोजेक्टाइल के लिए M2 बहुत हैवी हो तो M2 टेंस टू इन्फिनिटी कर दो। टेंस टू इन्फिनिटी करोगे, ये टर्म 0, ये टर्म भी 0, ऊपर 1 का पावर 3/2 1, और ये टर्म भी 0 क्योंकि M2 टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, तो 1/1, तो यानी कि दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में प्रोजेक्टाइल के लिए d सिग्मा ओवर d ओमेगा लैब उस सीएम फ्रेम में बराबर होते हैं। तो हैवी टारगेट्स हैं तो ऐसे होगा। और टारगेट के लिए देखो ये रिलेशन है, यहाँ पर M1 M2 में कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो ये सेम रहेगा। d सिग्मा ओवर d ओमेगा लैब इक्वल टू 4 sin θ/2 d सिग्मा ओवर d ओमेगा
CM फ्रेम फॉर टारगेट। ठीक है, दूसरा केस है अगर M1 M2 बराबर हो जाए, ठीक है, दोनों टारगेट और प्रोजेक्टाइल दोनों सेम मास हो, तो देखो यहाँ से कैलकुलेट कर लो। अब कर लोगे तो मैं लिख देता हूँ, प्रोजेक्टाइल के लिए क्या हो जाएगा और टारगेट के लिए क्या हो जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल के लिए होता है ये लैब इक्वल टू 4 cos थीटा बाई 2 डी सिग्मा और डी ओमेगा CM फ्रेम। ठीक है, 4 cos थीटा बाई 2। और टारगेट के लिए वंस अगेन मास पर डिपेंड ही नहीं करता, तो जो जनरल होता है वो ये रह जाएगा। तो ये तो इसके लिए तो सेम ही रह जाएगा, 4 sin थीटा बाई 2 डी सिग्मा और डी ओमेगा CM फ्रेम। और एक चीज़ और है, इस पर्टिकुलर केस में θ1 और θ2 में क्या रिलेशन है, यहाँ पर θ1 प्लस θ2 इक्वल टू पाई होता है। एक मिनट, नहीं सॉरी, हाँ, θ1 प्लस θ2 इक्वल टू पाई होता है इस पर्टिकुलर केस में। और एक चीज़ और है, θ1 इक्वल टू θ बाई 2 होता है, मतलब स्कैटरिंग एंगल्स के बीच में भी ये रिलेशन होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इनको नोटिस कर लें। सॉरी, ठीक है, ये हो गया आज का। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर में देखो, अभी हमने जो जनरल जो स्कैटरिंग को पढ़ने के लिए जो डेटा चाहिए ना, वहाँ तक का काम कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, फिर क्वांटम स्कैटरिंग थ्योरी, और फिर जो भी डिस्कशन है वहाँ पे जाएंगे। आपको टॉपिक ऑलरेडी लिखवा दिया। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, सी यू। बहुत तेज़ गर्मी है, अभी स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, बाय बाय।